नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज हम 12वीं कक्षा के समष्टिगत अर्थशास्त्र का चौथा अध्याय आय और रोजगार के निर्धारण को पढ़ेंगे। मैंने पिछले भाग में आपको इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा बताया था, जिसमें हमने समग्र मांग, सामूहिक मांग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सामूहिक मांग एक अर्थव्यवस्था में कुल व्यय को दर्शाता है। सामूहिक मांग उपभोग तथा निवेश का योग होता है। एपीसी अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति और एपीएस अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग इकाई के समान होता है। इसी प्रकार एमपीसी और एमपीएस का योग भी इकाई के समान होता है। इसके आगे हम सामूहिक पूर्ति अर्थात समग्र पूर्ति अर्थात कुल पूर्ति का अध्ययन करेंगे। सामूहिक पूर्ति का अभिप्राय है एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति। सामूहिक पूर्ति सदैव एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय के समान होती है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है उतना ही आय का सृजन होता है। अर्थात सामूहिक पूर्ति एएस इसे लिखा जाता है, जो कि आय के समान होती है। हम यह जानते हैं कि आय का एक भाग उपभोग में प्रयोग किया जाता है तथा अन्य भाग की बचत होती है। इस आधार पर सामूहिक पूर्ति C+S हुआ। हमने इसी अध्याय के पिछले भाग में देखा था कि सामूहिक मांग अर्थात एडी उपभोग और निवेश का योग होता है। आज मैं आपको सामूहिक पूर्ति के बारे में बताऊंगा तथा इसके पश्चात सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति इन दोनों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे। सामूहिक पूर्ति, मैंने जैसा कि आपको बताया, सामूहिक पूर्ति एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के समान होती है। सामूहिक पूर्ति के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित हुई हैं उन्हें लिया जाता है तथा उनका मौद्रिक मूल्य ही अर्थव्यवस्था में सभी साधनों में आय के रूप में बांट दिया जाता है। यही कारण है कि सामूहिक पूर्ति और आय एक दूसरे के समान होते हैं। सामूहिक पूर्ति को मैं आपको एक तालिका और एक चित्र की सहायता से समझाने का प्रयत्न करता हूं। सामूहिक पूर्ति में 4 कॉलम बनते हैं। सामूहिक पूर्ति में यह 4 कॉलम आय, उपभोग, बचत एवं सामूहिक पूर्ति के बनते हैं। जैसे सामूहिक मांग में तालिका के अंतर्गत 4 कॉलम बने थे, उसी प्रकार से सामूहिक पूर्ति में भी 4 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में आय, दूसरे कॉलम में उपभोग। यह 2 घटक सामूहिक मांग के समय भी थे।
यहां तीसरे कॉलम में निवेश की जगह बचत को लिया जाता है तथा चौथे कॉलम में सामूहिक पूर्ति जो कि उपभोग तथा बचत का योग है। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि आय के शून्य स्तर पर भी उपभोग हमेशा कुछ न कुछ रहता है। उपभोग 50 रुपए है जो कि स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। अभी मैंने आपको बताया आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत। इस आधार पर बचत को ज्ञात करने के लिए आय में से उपभोग को घटा दिया जाता है। यदि हम शून्य आय में से उपभोग 50 रुपए को घटा देते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक बचत बचती है। यह ऋणात्मक बचत क्या दर्शाती है? यह ऋणात्मक बचत दर्शाती है कि एक परिवार ने या तो किसी से ऋण लिया है या अपने वर्तमान बचत का प्रयोग किया है। सामूहिक पूर्ति ज्ञात करने के लिए उपभोग तथा बचत को जोड़ दिया जाता है जो शून्य है। इस आधार पर आय तथा सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के समान है। इस प्रकार यदि आय में लगातार वृद्धि होती रहती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है। मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि आय की तुलना में कम होती है। अर्थात यहां पर आय में 100 रुपए की प्रत्येक स्तर पर वृद्धि हुई है जबकि उपभोग में केवल 50 रुपए की प्रत्येक स्तर पर वृद्धि हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि आय के प्रत्येक स्तर पर बचत प्राप्त हो रही है। आय के 100 रुपए के स्तर पर बचत शून्य, यह समस्तर बिंदु भी कहलाता है। अर्थात समस्तर बिंदु वह होता है जहां आय एवं उपभोग एक दूसरे के समान हो या फिर बचत शून्य हो। यहां हम देखेंगे सामूहिक पूर्ति, उपभोग और बचत का योग अर्थात 100 रुपए है। तत्पश्चात आय में वृद्धि हुई, उपभोग में वृद्धि हुई। आय में प्रत्येक स्तर पर 100 रुपए की वृद्धि हुई जबकि उपभोग में प्रत्येक स्तर पर केवल 50 रुपए की वृद्धि हुई। आय में से उपभोग को घटाने के पश्चात हमें बचत प्राप्त होती है जो कि 50, 100 और 150 रुपए है। इसके पश्चात वही उपभोग तथा बचत का योग हमें सामूहिक पूर्ति प्रदान करता है और यह सामूहिक पूर्ति आय के समान है। अब सामूहिक पूर्ति को मैं आपको रेखा चित्र की सहायता से समझाता हूं। रेखा चित्र हमने पिछले भाग में सामूहिक मांग का पढ़ा था। हमने देखा था कि सामूहिक मांग y अक्ष से प्रारंभ होती है। सामूहिक मांग हम y अक्ष से चालू होती है तथा उपभोग का वक्र भी y अक्ष से ही चालू होता है क्योंकि आय के शून्य स्तर पर भी उपभोग कुछ न कुछ सदैव रहता है। यह y अक्ष, यह x अक्ष। x अक्ष पर आय एवं रोजगार लिखा जाता है जो कि सामूहिक मांग के समय भी हमने लिखा था, जबकि
y अक्ष पर यहां सामूहिक पूर्ति को लिखा जाएगा। y अक्ष पर उसी को लिखा जाता है जिसका वक्र आप बनाते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था सामूहिक मांग के वक्र में यहां सामूहिक मांग लिखा गया था। यह x अक्ष है, यह y अक्ष। आय का स्तर 100 रुपए से बढ़ रहा है, जबकि उपभोग का स्तर 50 रुपए प्रत्येक स्तर पर बढ़ रहा है। यहां पर भी हम 100 का ही अंतर लेते हैं। आप यह ध्यान रखिए कि जितना अंतर x अक्ष में होगा उतना ही अंतर y अक्ष में होना चाहिए। शून्य आय के स्तर पर उपभोग 50 है, जो मैंने इस बिंदु द्वारा दर्शाया। 100 आय के स्तर पर उपभोग 100 है। 200 आय के स्तर पर उपभोग 150 है। इन तीनों बिंदुओं को तथा आगे अन्य सभी बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सीधी रेखा उपभोग को दर्शाती है। बचत, शून्य आय के स्तर पर बचत ऋणात्मक है। ऋणात्मक बचत अर्थात y अक्ष का ऋणात्मक भाग जो कि -50 है। शून्य स्तर पर बचत -50, 100 पर बचत 0। यह शून्य बचत सम स्तर बिंदु कहलाता है। 200 पर बचत 50, इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर हमें बचत की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह बचत की रेखा है। अब सामूहिक पूर्ति, आप देखेंगे आय 0 होने पर सामूहिक पूर्ति 0 है। 100 पर 100 है। इस कारण से सामूहिक पूर्ति का वक्र 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है। यह वक्र सामूहिक पूर्ति को दर्शाता है। विश्व में प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति का वक्र 45 डिग्री का ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जितनी आय का सृजन होगा उतना ही अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन 400 करोड़ रुपए का हुआ, तो यह 400 करोड़ रुपए उत्पादन के विभिन्न साधनों में उनकी सेवाओं के बदले में बांटे जाते हैं, जिसके कारण आय और सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के समान रहते हैं। इस रेखा चित्र में जहां आय और उपभोग एक दूसरे के समान होते हैं उसे सम स्तर बिंदु कहते हैं। इस स्तर पर बचत 0 है। हमने पिछले भाग में देखा था कि एपीसी एवं एपीएस का योग इकाई के समान होता है। अर्थात यदि एपीसी 0.4 है तो यह 0.6 है,
यदि एपीसी 0.25 है तो एपीएस 0.75 है। उदाहरण के लिए यदि यह 0.4 होगा तो यह 0.6 होगा, यदि यह 0.1 होगा तो यह 0.9 होगा। एपीसी एवं एपीएस का योग इकाई के समान होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन दोनों में से कोई भी घटक इकाई से अधिक हो सकता है? आप सोचिए, क्या एपीसी और एपीएस में से कोई भी इकाई से अधिक या इकाई से कम या शून्य या एक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। एपीसी और एपीएस में से एपीसी इकाई से अधिक हो सकता है। ऐसा कब होता है? मान लीजिए एक परिवार की आय 100 रुपए है तो उसका उपभोग 200 रुपए हो सकता है। हमने पढ़ा आय के शून्य स्तर पर भी उपभोग कुछ ना कुछ होता है। इसी प्रकार जितनी भी आय होती है उस आय से उपभोग का स्तर अधिक हो सकता है। यह दर्शाता है कि परिवार या तो किसी से ऋण लेता है या अपनी वर्तमान बचत का प्रयोग करता है। इस अवस्था में बचत ऋणात्मक हो जाती है। यहां हम एपीसी को ज्ञात करते हैं तो एपीसी आपको पिछले अध्याय का याद हो तो एपीसी को ज्ञात करने के लिए उपभोग को आय से विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार यहां पर यदि उपभोग जो कि 200 रुपए है को आय जो कि 100 रुपए है से विभाजित करने पर हमें एपीसी 2 प्राप्त होगा। एपीसी का फॉर्मूला सी को y से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार 200 को 100 रुपए से विभाजित करने पर हमें एपीसी 2 यानी इकाई से अधिक प्राप्त हुआ। इस अवस्था में एपीएस का मूल्य क्या होगा? एपीएस को ज्ञात करने के लिए हमने देखा था कि एपीएस ज्ञात करने के लिए बचत को आय से विभाजित किया जाता है, अर्थात -100 रुपए को 100 रुपए से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होगा। यहां देखने वाली बात यह है कि एपीसी और एपीएस का योग 1 है, परंतु एपीसी इकाई से अधिक है और एपीएस ऋणात्मक है। इसी समीकरण को हम रेखा चित्र में समझते हैं। रेखा चित्र में एपीसी कहां इकाई से अधिक है? एपीसी इकाई से अधिक वहां होता है जहां उपभोग का स्तर आय से अधिक हो, और रेखा चित्र में उपभोग का स्तर आय से अधिक इस भाग में है। अर्थात यह भाग दर्शाता है कि एपीसी इकाई से अधिक है तथा एपीएस ऋणात्मक है। अगला सवाल कि क्या एपीसी और एपीएस में से कोई इकाई के समान या कोई शून्य हो सकता है? तो इसका जवाब है हां। एपीसी और एपीएस में से एपीसी इकाई के समान जबकि एपीएस शून्य हो सकता है। इसे मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए एक परिवार की आय 100 रुपए है तथा उसका उपभोग भी 100 रुपए है। इस अवस्था में बचत शून्य है।
एपीसी को प्राप्त करने के लिए उपभोग को आय से विभाजित किया जाता है, अर्थात 100 रुपए को 100 रुपए से विभाजित करने पर हमें इकाई प्राप्त होती है। उसी प्रकार एपीएस को प्राप्त करने के लिए एस को वाई से विभाजित किया जाता है, अर्थात 0 को 100 रुपए से विभाजित करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। यहां एपीसी एवं एपीएस का योग इकाई के समान है, परंतु एपीसी 1 है अर्थात इकाई और एपीएस 0 है। इस समीकरण को हम रेखा चित्र में समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र में कहां पर एपीसी इकाई के समान है? एपीसी इकाई के समान वहां होता है जहां आय और उपभोग एक दूसरे के समान हो, और यह बिंदु समस्तर बिंदु होता है। यहां बचत 0 है, अर्थात यह दो बिंदु दर्शाते हैं कि एपीसी इकाई के समान एवं एपीएस 0 है। मेरे ख्याल में आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब सामूहिक पूर्ति के बारे में ही हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सामूहिक पूर्ति का वक्र हमेशा 45 डिग्री का होता है और यह सामूहिक पूर्ति आय को भी दर्शाती है। विश्व में प्रत्येक अर्थव्यवस्था का सामूहिक पूर्ति वक्र 45 डिग्री का ही होता है, यह मैंने अभी आपको बताया। परंतु यदि एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लेती है तो वहां सामूहिक पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर बनता है, जो यह दर्शाता है कि एक अर्थव्यवस्था इससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर चुकी है। पूर्ण रोजगार का अभिप्राय है उत्पादन के सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग करना। सामूहिक पूर्ति वक्र 45 डिग्री का होता है। अब सामूहिक पूर्ति अर्थात समग्र पूर्ति के बारे में हम और थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सामूहिक पूर्ति के लिए मैं आपको एक बार और बताता हूं। सामूहिक पूर्ति का वक्र बनाने के लिए अभी मैंने आपको यह समझाया कि सामूहिक पूर्ति का वक्र 45 डिग्री का होता है और इस 45 डिग्री के होने का अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन एक दूसरे के समान होते हैं। आपको याद होगा हम वक्र के एक्स अक्ष पर क्या लिखते हैं? आय एवं रोजगार। यदि एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लेती है, मान लीजिए यह रोजगार का स्तर है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार का स्तर हमें यहां अर्थात 70 करोड़ पर प्राप्त होता है। एक अर्थव्यवस्था की कार्यशील जनसंख्या यदि पूर्ण रूप से कार्य करती है तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। यह पूर्ण रोजगार के स्तर को दर्शाता है। पूर्ण रोजगार का अभिप्राय हुआ कि इससे अधिक रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादन का स्तर भी स्थिर रहेगा, अर्थात इससे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में सामूहिक पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर हो जाता है।
पूर्ण रोजगार का स्तर 70 करोड़, मान लीजिए 70, 80 कुछ भी हो सकता है। पूर्ण रोजगार का स्तर 70 करोड़ है। इसमें से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, यह पूर्ण रूप से सामूहिक मांग पर निर्भर करता है। हमने पिछले भाग में देखा था कि सामूहिक मांग का वक्र y अक्ष से प्रारंभ होता है। यह सामूहिक मांग y अक्ष से प्रारंभ होकर, मान लीजिए, सामूहिक पूर्ति को इस स्तर पर, इस बिंदु पर काटती है, जिसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में इतने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यहां हमने देखा कि इतने लोगों को, 35 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। अब सामूहिक मांग में परिवर्तन के दो घटक होते हैं, उपभोग एवं निवेश। क्योंकि सामूहिक मांग उपभोग और निवेश का योग है। यदि उपभोग में वृद्धि होती है या निवेश में वृद्धि होती है तो सामूहिक मांग वक्र ऊपर की ओर खिसकता जाता है और वह सामूहिक पूर्ति को धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्ण रोजगार के स्तर पर काटता है। यह बिंदु अल्प रोजगार का स्तर दर्शाता है, जबकि यह बिंदु पूर्ण रोजगार के स्तर को दर्शाता है। यदि इसके पश्चात भी सामूहिक मांग में वृद्धि होती है तो सामूहिक मांग वक्र सामूहिक पूर्ति को उसके पूर्ण रोजगार स्तर से भी ऊपर काटता है। इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की आय अधिक है, लोगों की क्रय शक्ति अधिक है। यह सामूहिक मांग AD2 द्वारा दर्शाया गया। यहां यदि हम सामूहिक पूर्ति वक्र को कलात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि सामूहिक पूर्ति वक्र सामूहिक मांग को इस बिंदु पर काटता है, जिसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में मांग को पूरा करने के लिए इतना रोजगार चाहिए, परंतु अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर यहां है। आज हमने पढ़ा कि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति को पूर्ण रोजगार पर, पूर्ण रोजगार से पहले एवं पूर्ण रोजगार के बाद कहीं भी काट सकती है। यह तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं? साम्य। साम्य अर्थात संतुलन। संतुलन का अभिप्राय है जहां सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के समान हो। हमने पढ़ा कि सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति एक दूसरे के साथ कैसे संबंधित है। अगले भाग में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। आप अपनी पुस्तक में इसे अच्छे से पढ़िएगा। नमस्कार।